हाँ भाई, तो बेटा देखना, जैसे लास्ट टाइम हमने मतलब कि त्रिज्या के बारे में स्टडी किया था कि त्रिज्या क्या चीज होती है ना। आज अपन इस बात को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। जैसे बेटा एटम कैसा होता है, गोलाकार होता है, और किसी भी गोलाकार चीज होती है, कोई भी है ना बेटा, उसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो परमाणु की भी क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला जो होता है बेटा, वो होता है, आप मुझे बताओ, देखें आर एनवे कोष के अंदर, भाई कोई एनवे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए रेडियस आप कैलकुलेट जो कर रहे थे, उस रेडियस का जो फॉर्मेट था बेटा, वो ये था, आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू में एन स्क्वायर बटे सेट, और वैल्यू किसमें बेटा जी, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, वैल्यू एंगस्ट्रॉम में। तो बेटा आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये त्रिज्या का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें आपको कितने चीजों की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो बेटा जरूरत पड़ेगी आपको किसकी, कोष की संख्या, कि कोष कौन सा है, ठीक है। और एक जरूरत बेटा आपको पड़ेगा, बताओ किसका, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक का, ठीक है। अब एक नई डिजाइन का एक सूत्र मैं आपको दे रहा था अभी ये, अब बेटा एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो बेटा जी, क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोजन के प्रथम हाइड्रोजन के प्रथम हाइड्रोजन के प्रथम हाइड्रोजन के प्रथम व द्वितीय अनुपात वाला क्वेश्चन हो गया था क्या बेटा, नहीं हुआ ना। हाइड्रोजन के प्रथम, अच्छा क्वेश्चन लिखा दिया था, उत्तर नहीं बताया था ना। हाइड्रोजन के, जो बच्चा नए वो लिख लो बेटा एक बार, है ना। हाइड्रोजन के प्रथम व द्वितीय बोर कक्ष, हाइड्रोजन के प्रथम व द्वितीय बोर कक्ष के लिए त्रिज्याओं का सही अनुपात, के लिए त्रिज्याओं का सही अनुपात होगा, के लिए त्रिज्याओं का सही अनुपात होगा। तो बेटा त्रिज्याओं का आपको अनुपात बताना है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा वो लिखो 1/4, 1/4। दूसरा ऑप्शन लिख डालो भाई अब 4/1। फिर तीसरा ऑप्शन लिखो 1/6, 1/6। और बेटा लास्ट ऑप्शन आप इसमें लिखो नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ओके। अनुपात का मतलब क्या होता है बेटा, भागित होता है, ठीक है। अब देखना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के यहां ऐसा नाभिक हो गया, ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया। तो एन का मान बेटा यहां पर तो 1 है, एन का मान बेटा यहां पे कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और इनके लिए अपने को अनुपात देखना है, ठीक है। अनुपात अपन कैसे देखेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, इसकी त्रिज्या और बेटा इसकी त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या निकाल लेंगे अपन, और दोनों की त्रिज्या निकाल के भाग दे देंगे। बताओ ये तो करेंगे, सही बात है क्या, ऐसा कर दूं मैं। तो बताओ आर फर्स्ट, पहले कोष की त्रिज्या, अरे सूत्र बताओ ना, बताओ भाई क्या सूत्र होता है, 0.529, 0.529 इंटू में बताओ 1 का स्क्वायर बटे 1, ठीक है। तो ये तो पहला समीकरण हो गया क्या, बोलो बेटा पहला समीकरण हो गया क्या। अब जैसे पूछा कि साहब दूसरे कोष की त्रिज्या भी बताओ, तो दूसरे कोष की त्रिज्या R2 बताओ, इसके अंदर n का मान 2 रख दूं क्या मैं, तो बताओ जी 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर बटे 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक थोड़ी बदला है, अरे बदला तो कोष ही है ना। तो यहां पर तो पहला था, यहां पर दूसरा है। अब यहां पर यह समीकरण नंबर 2 हो गया। आपको बेटा ध्यान देने की जरूरत है। आप मुझे बताएं, यहां पे गुणा पूछा है, अनुपात पूछा है, बताओ आप मुझे क्या पूछा है, अनुपात पूछा है ना। और अनुपात आपसे पूछा है तो भाग दे दूंगा क्या मैं, बोलो ना, भाग दे दूं, चलो तो यहां पर बट्टे में कर दूंगा इसको। तो बेटा बताओ 0.529 से 0.529 कट गया क्या, ये तो कट गया। अब बाकी रिजल्ट क्या हो गया, 1 इंटू 1 1 ही होता है क्या। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, इस वाली बात को, जैसे 1/1, ये तो अंश हो गया, अंश के अंदर अंश और हर हो गया। और नीचे बताओ 2 का स्क्वायर। अब बताओ बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है, अरे 2 दूनी 4 होता है क्या,
तो बताओ 4/1 हो जाएगा क्या? अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अबे तुम लोग एग्रीकल्चर के बच्चे हो, तुम्हें मैं कहना चाहता हूं, इधर 1/1 है, इधर 4/1 है, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दो और ऊपर रख दो, तो 1 इंटू 1 हो गया। अब बेटा इधर बताओ 1 इंटू 4 कर दूं क्या मैं? बताओ ना। तो 1 इंटू 4 कर दूंगा तो बेटा 1 एकम 1 ही होता है क्या? तो 1/4 इसका राइट आंसर आ गया क्या? बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? बोलो ना, हो गया कि नहीं हो गया भाई? किसी को दिक्कत है क्या? बताओ बेटा, किसी को दिक्कत हो तो ओके। तो बेटा इसका सॉल्यूशन उतार लो ना, तुम लोग उतार लो बेटा। चलो बेटा जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जो त्रिज्या होती है एटम की त्रिज्या, और त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा तुम स्मरण रखिएगा। एक बार मुझे बोल के बताओ, मेरा जी कर रहा है कि तुम्हें याद हो जाएगी। बताओ बेटा एक बार। 0.529 इंटू n²/z, ये बेटा किसका फॉर्मूला होता है? त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। और ये तुम्हें याद हो गया ना, तो पता है तुम्हारी तो बल्ले बल्ले, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको मिटा दूं क्या भाई? चलो ठीक है। अब जैसे एक छोटी सी बात, सवाल कब, क्यों और कैसे, ये 3 सवाल इस दुनिया में आविष्कार को जन्म देते हैं। कब, क्यों और कैसे, है ना। 0.529 इंटू n²/z जो बारी बारी से मैं बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला कहां से आया? पूछो ना मेरे से एक बार, पूछो ना। बताता हूं बेटा, अभी बताया मैं, है ना। देखो इधर r बराबर 0.529 इंटू में n²/z, और ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में बेटा। ये फॉर्मूला मैंने कल भी आपको डिस्कस किया, आज भी मैंने आपको डिस्कस किया, है ना। और आज अपन इस बात का डिस्कशन करेंगे कि ये फॉर्मूला वास्तव में कहां से आया। तो बेटा जी, हम जो निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल जो डिस्कस कर रहे हैं ना, उस एटॉमिक मॉडल के अंदर जो 3 बातें हमने पढ़ी, वो 3 बातें हैं, उनसे मैं इस फॉर्मूले को निकालूंगा, है ना। तो देखना भाई, जैसे काफी नए बच्चे, बेटा तुम लोड मत लेना, टेंशन मत लेना कि गुरुजी कुछ पहले हो गया, ऐसा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। जो होना है वो अभी होगा बेटा, ना। देखो इधर एक फॉर्मूला, जैसे पहला फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार। अबे बोल भी दो तुम लोग, अबे पहला फॉर्मूला बताओ भाई। Z E² बराबर क्या था बेटा, बताओ ना। mv²/r। ये पहला फॉर्मूला है क्या मेरे बच्चों? किसका पहला फॉर्मूला? निल्स बोर के एटॉमिक मॉडल की जो पहली अवधारणा थी, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल बराबर, इलेक्ट्रॉन भागता भी नहीं है, नाभिक के अंदर भी नहीं घुसता, उसका फॉर्मूला। और दूसरा क्या है? mvr बराबर nh/2π, सही है ना। और एक बेटा तीसरा फॉर्मूला आपके पास में और है, बताओ। डेल E बराबर hc/λ, है ना। निल्स बोर के एटॉमिक मॉडल में गणितीय रूप से 3 बातें हैं, 3 बातें हैं। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि किसी बच्चे की पहली क्लास भी है ना बेटा, तो बेटा एक बार देख लो बस, बाकी क्या है मत समझो, भूलो इस बात को, बाकी मेरे पे छोड़ो आप लोग, है ना। देखिएगा, अच्छा बोल के बताओ मेरे को एक बार। सही जगह। अच्छा फिर दूसरा फॉर्मूला बताओ कहीं जी, और तीसरा फॉर्मूला बताओ मेरे बच्चों। दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है ना, जमीन आसमान एक हो जाए, सुबह को शाम हो जाए, शाम को सुबह हो जाए, लेकिन बेटा इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले ढंग से एक बार याद करना है, ठीक है ना। और बाकी सारा काम इससे ही निकालूंगा, देखना मैं, ओके। तो बेटा ये कैसे आया, मतलब लिख देता हूं, कैसे आया, कैसे आया मैं बताता हूं आपको, है ना। ये बेटा धरती को फोड़ के आया और आसमान से कूद के आया, है ना। लेकिन जैसा भी आया ये आया। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, Z⁴R² बराबर mv²/r, ठीक है। तो बेटा देखना इसमें, जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, mv² mv²/r बराबर क्या लिख दूंगा बेटा,
बताओ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर लिख दूंगा, ठीक है ना। अब देखना इस पहले फॉर्मूले से मैं कोई बात निकालूंगा यहां पे, तो बेटा ऐसे बताओ एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना बेटा यहां पे, ठीक है। तो बेटा से बताना जैसे मैं वी स्क्वायर, सिर्फ मैं इधर तो वी स्क्वायर ही रखना पसंद करूंगा, है ना, मुझे दोनों बहुत बुरे लग रहे हैं यहां पे। अब मैं इन दोनों को इधर भेजूं तो बताओ मैं कैसे भेजूं? छोटी मोटी क्लासों के अंदर तुम पढ़ के तो आए हो ना, अरे भाई इधर से उधर भेजते तो कैसे जाता है। तो बताओ इधर आर को बेटा मैं इधर रख दूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा, बताओ ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, सही है क्या? आर इधर ही जाएगा क्या? अच्छा बेटा नीचे बताओ क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा क्या, और इनटू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, सही है। एक आर से एक आर कट गया क्या, तो बेटा वी स्क्वायर का वैल्यू, वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया बताओ ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बेटा आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। बोलो क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ वी स्क्वायर का वैल्यू है, ओके। अब मैं, मेरे पास जो दूसरा समीकरण है एम वी आर, जो कोणीय संवेग होता है वो बराबर होता है बेटा एनएच बटे 2 पाई के, है ना। और मैं इससे एक छोटी सी बात निकालूंगा, फिर उसको फिर यहां इसमें रखूंगा, फिर देखना क्या बात बनती है, सारी बात बेटा उसका ऑपरेशन कर दूंगा, है ना। देखिएगा जैसे यहां पर बेटा जी आपके पास एम वी आर है, एम वी आर बराबर क्या है, एनएच बटे 2 पाई। अब जैसे सिर्फ मैं v ही रखना चाहता हूं, मैं यहां पर सिर्फ क्या रखना चाहता हूं बेटा जी, v। तो बताओ v बराबर क्या हो गया, एन एच बटे 2 पाई। अब बताओ m को और मैं r को इधर भेज दूं क्या बताओ अरे सरो, भेज दूंगे। तो बताओ m और इधर r। अब ये समीकरण नंबर हो गया, ये समीकरण नंबर 2, ओके। समीकरण 1 के अंदर बेटा v स्क्वायर है, समीकरण 2 के अंदर v है ना। अब मैं इस v को इधर रख दूं, इस v को इधर रख दूं, अरे ये v है तो v का मान रख दूं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में v का मान रखने पर, अब मैं समीकरण 1 में बेटा जब v का मान रख दूंगा तो बेटा देखना एक बार आप, बड़ी सरल बात है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां क्लासरूम में बैठ के सिर्फ मस्तिष्क को एक बार थोड़ा सा देखने की जरूरत है और बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, और बेटा जी जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, आप जो मेरी क्लास को देख रहे हो, ठीक है, आप भी बेटा जी बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ो, पेन कॉपी साथ रखो, ठीक है ना। और जैसे ये बंदा आपको जो समझा रहा है ना उसके अकॉर्डिंग तुम समझते रहो, ठीक है ना। भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट। चलो इधर देखो, समीकरण 1 के अंदर बेटा किसका मान, v का मान रख रहे हैं अपन, ठीक है ना। अब देखना बेटा ये जो v है इसको पकड़ो और पकड़ के किस में डाल दो बेटा, इस वाले में डाल दो, है ना। ओवरलोड तो नहीं हो रही गाड़ी, बोलो ना भाई। गुरुजी हमारे तो एग्रीकल्चर में तो हम तो गोबर गणेश पढ़ते हैं, बाकी तुम ये क्या पढ़ा रहे हो आज, मैथमेटिक्स, कहीं भेजा तो नहीं फूट जाएगा तुम्हारा लोड को झेल सकते हो क्या, इतना चलेगा क्या? बस आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, वास्तव में केमिस्ट्री ऐसी नहीं है, वास्तव में केमिस्ट्री ऐसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप तो बस मेरे साथ चलते रहो, ठीक है, बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ो बेटा आप लोग। तो बेटा बताओ इसको उठा दूं मैं, यहां से उठा ले जाऊंगा मैं इसको, और उठा करके बेटा इसमें रख दूं क्या मैं? तो ये लो पकड़ो, ये लो जी, एन फिर एच बटे 2 पाई एम आर। लेकिन बेटा यहां पर आप बहुत खास तरीके से देखो, यहां पे स्क्वायर है, बोलो क्या यहां पे, तो ये तो v का मान ही लिखा क्या मैंने, तो बेटा इस पूरी वैल्यू का मैं स्क्वायर कर दूं क्या? अच्छा बराबर, अब क्या करूं, ये क्या लिखा है यहां पे, z ई स्क्वायर अपॉन एम आर, यही तो है। अब इसने कही दिया कि इसका पूरे का स्क्वायर कर दो, तो कर दूं मैं स्क्वायर इसका? बताओ बेटा इसका स्क्वायर कैसे करूं? जैसे n का भी स्क्वायर है, h का भी स्क्वायर है, 2 का भी है, पाई का भी है, m का भी है और r का भी है, ओके। चलो बेटा देखिएगा, जैसे यहां पे
एन स्क्वायर। ओके, बोलो बेटा क्या हो गया? अच्छा बेटा फिर एच स्क्वायर। अच्छा बेटे बताओ, 2 का स्क्वायर, 2 का पढ़ा आता है, 2 दूनी 4, ये लो बेटा 4 हो गया। अच्छा फिर बोलो पाई स्क्वायर कर दूं क्या मेरे बेटा? अरे पाई का भी स्क्वायर होगा ना। अच्छा बेटा फिर एम का भी स्क्वायर होगा क्या? फिर आर का भी स्क्वायर हो जाएगा क्या? और बराबर क्या आया? जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर, राइट। अब देखना, इधर तो आर स्क्वायर है और इधर आर है, तो एक आर से बेटा मैं एक आर ये स्क्वायर को मैं काट दूं क्या यहां पे? तो बेटा क्या बच गया? सिर्फ एक आर बच गया क्या? और इस आर को बेटा मैं इधर ले आऊं क्या? और बाकी सारा जो गार्ड है उसको उधर भेज दूं क्या? बोलो चलेगा क्या? ठीक है, फिलहाल मैं इन दोनों को मिटा रहा हूं, इनका यूज हमने कर लिया है। ओके, अब बेटा देखना जी, सिर्फ मुझे आर लिखना है, मुझे आर मस्त त्रिज्या निकाल के छोड़ूंगा भाई, ठीक है ना। अब बताओ मैं इसको इधर ले आऊं, जेड ई स्क्वायर को उधर भेज दूं, तो भाई साहब एक फॉर्मूला जो जनरेट होता है वो फॉर्मूला आपको बताना है। तो बताओ भाई इधर क्या बच गया? बताओ ना मेरे बच्चों, एन स्क्वायर और इधर एच स्क्वायर, फिर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, आपको तो मैं इधर ले आया ना। फिर बताओ, अच्छा जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर नीचे आ गया क्या? और एम इधर चला गया इधर, तो ये लो एम। सावधान होके सुनो, पहले सावधान हो जाओ, एक बार सावधान हो जाओ। बहुत बड़ी बात निकाल के लाए हो आज तुम्हारे लिए बेटा जी। जेईटी के यदि आप पुराने पेपर यदि आप देखेंगे तो जेईटी के पुराने पेपरों में सन 2021 के आसपास एक क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है। और पता है इसमें त्रिज्या का फॉर्मूला वो नहीं दिया आपको, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड नहीं दिया आपको बेटा जी त्रिज्या का फॉर्मूला जो दिया था ना वो ये दिया था ऑप्शन के अंदर। अब जिन बच्चों ने डेप्थ के अंदर कैसे आया फॉर्मूला इस बात को पढ़ा उनका ठीक था, और जिसने डायरेक्ट इसको पढ़ा उनका गलत था। तो देखिएगा बेटा, मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया है कि त्रिज्या का वास्तव में फॉर्मूला ये कैसे जनरेट होता है। नील्स बोर के जो एटॉमिक मॉडल जो होता है उस नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से हमने इस बात को निकाला है बच्चों, ठीक है ना। बातें बड़ी सरल होने वाली है, बस सिर्फ और सिर्फ आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। और ऑनलाइन वाले बच्चे मैं आपको कह रहा हूं पेन और कॉपी आप साथ में रखें, ठीक है ना। चीजें आपके लिए बहुत तूफानी होने वाली है, बहुत मजा आने वाला आप सब लोगों को, ठीक है ना। चलो इधर देखो बेटा जी, बोल के बताओ ना एक बार। बेटा मेरा जी कर रहा है एक बार और बताओ मेरे को। याद हो गया कि तुम्हारे को? बेटा याद हो गया कि तुम्हारे को? ओके ओके, चीजें बड़ी आसान होती हैं, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास में बेटा आपकी जिज्ञासा चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर आपका भाव चाहिए। और याद रहे दोस्तों, जिंदगी में यदि कोई काम अपनी आत्मा से हो जाए, अपने भाव से हो जाए, मन से हो जाए, उसके परिणाम हमेशा आते हैं। और यदि कोई काम यदि मन से होता ही नहीं है तो उसका कोई परिणाम नहीं आता। और जीवन में आप जितने भी कारोबार देखेंगे, जितने भी आप इस जीवन के अंदर लोगों के काम देखेंगे, इस जीवन के अंदर आपको बहुत सफल लोग भी मिलेंगे, बहुत असफल लोग भी मिलेंगे। बस इतना सा है कि सफल लोग जो होते हैं उनके अंदर एक खास बात होती है, वो अपना काम हमेशा ईमानदारी से करते हैं और वो काम अपना हमेशा मन से करते हैं, वो अपनी अपनी पूरी शक्ति डालते हैं उस काम के अंदर, तब रिजल्ट अपने आप आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप ईमानदारी से पढ़ो, है ना। ईमानदारी का गहना तुम लोग पहनो, और ईमानदारी का गहना हमेशा चमकता है, कभी बुझता नहीं है, उसकी चमक कभी नहीं जाती। इसलिए थोड़ा सा हॉनेस्ट से काम करो, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। बेटा देखिएगा ये फॉर्मूला है, और इसमें सबके मान जब मैं रख दूंगा ना तो बेटा जो वैल्यू आएगा R बराबर 0.529 इंटू में एन स्क्वायर बटे जेड, ये फॉर्मूला आ जाएगा जब इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे। और वैल्यू किसमें बेटा जी? एंगस्ट्रॉन्ग में। एक बार दोबारा इसको बोल के बता दो, R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, ठीक है। किसका फॉर्मूला है बेटा बताओ? त्रिज्या का फॉर्मूला।
अभी जो 2 दिन से तुम बकवास सुन रहे हो ना कि R बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, है ना, ये कैसे आया मैंने आपको बताया। बोलो बताया कि नहीं बताया? ठीक है बेटा, ज्यादा लोड नहीं देना है। कैसे आया मैंने बताया, ठीक है ना। और बाकी कंटेंट जो बीच के अंदर पूछा जा सकता है वो सिर्फ ये वाला है। मेरा इशारा सिर्फ इसकी तरफ था और इसके लिए इतने पापड़ मुझे बेलने पड़े। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो इसको। ओके, अब जैसे मान लो कि एंगस्ट्रोंग है, एंगस्ट्रोंग को मीटर में बदलना हो तो भाई साहब कितने से गुना कर दोगे रे? 10 की पावर माइनस के 10, मतलब कि एक एंगस्ट्रोंग के अंदर क्या होता है? 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्रोंग के अंदर कितना सेंटीमीटर होता है? 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर होता है बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हमें त्रिज्या के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, बताओ ना? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बटे जेड, है ना। ओके, और एक बहुत स्पेशल बात अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखना बेटा, एक नोट आपको मैं बता दूं। निल्स बोर का जो एटॉमिक मॉडल है, पता है वो किस पर लागू होता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पर ही लागू होता है। मतलब जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है उसी पर लागू होगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है फेल हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है फेल हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जी एक नोट है बहुत स्पेशल। बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर ही लागू होता है। बेटा जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उसी पर लागू होता है। जिसमें 2 आ गए काम नहीं करेगा, 3 आ गए काम नहीं करेगा, एक वाली पर ही काम करता है। जैसे छोटी सी बात आपको मैं कुछ एग्जांपल यहां बताऊं। जैसे बेटा आपके पास H है, बताओ रे बच्चों, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक पूरी जनता जानती, बताओ कितना होता है? 1 होता है क्या? ठीक है। अच्छा बेटा हीलियम मेरे पास में, हीलियम परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? 2। तो फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। अब बताओ मैं हीलियम पर लागू कराना चाहूं, क्या हीलियम पर ये एटॉमिक मॉडल लागू हो जाएगा? नहीं होगा, He प्लस पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस आ गया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक भाग गया तो एक बच गया क्या? और मैंने जबान दी आपको कि एक स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज होती है उस पर निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल लागू होता है। तो बताओ जी He प्लस पर लागू हो जाएगा क्या? अच्छा फिर ऐसे बताओ, जैसे Li है तो Li जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है क्या? अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहे भाई? हाँ, बोलो बच्चों, 3 है। क्या 3 वाली पे लागू हो जाता है? नहीं होता है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स भगा दूं मैं यहां से? 2 भगा दूं तो ये लो भाई 2 प्लस कर देता हूं मैं इसको, तो लागू हो जाएगा। जैसे Be है तो Be जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4। अब इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वाली पे तो लागू होगा ही नहीं है, तो ये तो मना कर देगा। कितने इलेक्ट्रॉन भगा दूं भाई? 3 भगा दूं, और 3 भगा दूंगा तो बेटा यहां पे बताओ क्या हो जाएगा? Be3+ जिसपे निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल लागू होने वाला है, ठीक है। तो मैं तो आपको इतना बता रहा हूं कि ये जो फॉर्मूले बता रहा हूं मैं, ये उन्हीं पर लागू होंगे जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। एक क्वेश्चन है, निम्न में से किस पर बोर मॉडल लागू नहीं होगा? ए ऑप्शन है बेटा जी H, बी ऑप्शन है बेटा He+, सी ऑप्शन है बेटा Li2+, और डी ऑप्शन बेटा मेरे पास में सिर्फ He है। आप मुझे बताएं किस पर निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल लागू नहीं हो रहा है? बताओ भाई किस पर? इम कितना इलेक्ट्रॉन जी? अड़े कितना चा? अड़े 2 चा, 2 में से भागो के 1 तो कितना बच्चों बताओ? अड़े कितना जा? लिथियम का परमाणु क्रमांक मेरे बच्चों 3 होता है, 3 में से 2 भाग गए, 1 बच गया।
ठीक है। अच्छा बेटा हीलियम है, बता दो भाई हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और गए क्या यहां से कोई? नहीं गया यहां से कोई? जाता भी नहीं है। हीलियम जिसका आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है। अक्रिय गैस होती है भाई ये, तो देता भी ही नहीं है वैसे। हाँ हम कह रहे हैं कि He+ हाँ लागू होता है। अब बताओ यहां पे He जो है, इस He में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, तो बेटा आप मुझे बताओ क्या निल्स बोर का एटॉमिक मॉडल इस पर लागू होगा क्या? नहीं होगा। हम पूछ रहे क्या है जिस पर लागू नहीं होगा? हाँ जी इसी पर लागू नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा जी? चौथा ऑप्शन। ठीक है, उतारिए आप इसको। ओके ठीक है बेटा जी, अब ठीक है। अब जैसे आज पता है मैं दुनिया में कुछ चलने वाली चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कौन सी चीजें भागती हैं और वो कौन सी चीजें इस दुनिया में, पदार्थ जो है इस पूरी दुनिया के, ठीक है, उनके अंदर वो क्या है जो हमेशा ही भागता है, रुकता ही नहीं है, उसकी बात अपन करेंगे। ठीक है बेटा, बताओ कर दूंगे डिलीट इसको, आगे चल पड़ू मैं? ठीक है। और जिंदगी का सफर चलने के लिए ही होता है, रुकने के लिए कभी नहीं होता। क्यों बेटा? बताओ कितने चले तुम लोग, और चल चल के तुम लोग कितने कहां आगे बताओ? नहीं आए? और पता है समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय के पास बहुत पावर होती है ना? समय बेटा अच्छे अच्छों को बड़ी बड़ी फटकनियां दे देता है ना? समय बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। एक विद्यार्थी बेटा अपने जीवन के अंदर बहुत दृढ़ संकल्पित हो, दृढ़ संकल्पित मतलब हमारा विजन क्लियर होना चाहिए। जीवन में हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, हमारे मंजिलें क्या हैं, हमारे रास्ते क्या हैं, और रास्तों पर कितनी कठिनाई है, और रास्तों में हमें कितने जोश और जुनून के साथ चलना है, ये आपके मस्तिष्क में हमेशा रहना चाहिए। यदि आप पूर्ण उम्मीदों के साथ अपने जीवन की यात्रा को तय कर रहे हैं और आपका भरोसा बहुत अच्छा है खुद के ऊपर, तो बेटा फिर आप किसी बात का इंतजार मत करो, आप काम करते रहो करते रहो करते हो, बस जो होगा देखा जाएगा, है ना? अभी समय बहुत प्रारंभिक काल है, एडमिशन ओपन है और आप लोग एडमिशन ले रहे हैं। इस समय आपके मस्तिष्क में बड़े बड़े सवाल है कि कोचिंग का मैनेजमेंट क्या होगा, कोचिंग किस तरीके से काम करेगा, हमारे क्या नंबर आएंगे, टेस्ट किस तरीके से लगेंगे, हमारे से क्या गलतियां हो सकती है, इंस्टीट्यूट किस तरीके से काम करेगा, टीम किस तरीके से काम करेंगे, सर कैसे पढ़ाएंगे, सारी बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं एक बच्चा जब एडमिशन लेता है। लेकिन बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरुवानी अपना सुपर डुपर काम आपके साथ हमेशा करता रहेगा। गुरुवानी आपके लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित है। एक बच्चा चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ने में गरीब हो, चाहे उसकी परसेंटेज बहुत गरीब रही हो कक्षा 12 के अंदर, लेकिन उस बच्चे के साथ में बेटा जी हम बहुत बेस्ट डील करने वाले है ना? बस इतना सा है। गुरुवाणी अपने आप में ट्रेन जो होती है उसका आगे का इंजन है और आप लोग पीछे के डिब्बे हो। ठीक है ना? जैसे चल रहा है चलने दो, जहां ले जाता है जाने दो, बस किसी बात की चिंता मत करो। मतलब प्लेटफॉर्म पर हम हैं और आपको जब बेस्ट प्लेटफॉर्म हम दे देंगे ना बेटा, मैं कह रहा हूं जेईटी और सीयूटी 2025 की जो एग्जाम है ना बेटा, उसके लिए हमें बहुत मजा आ जाएगा, सुपर डुपर कर जाएंगे। और हम वो कर जाएंगे जो हमारे मां बाप नहीं सोचते, हम वो कर जाएंगे जो दुनिया हमारे लिए नहीं सोचती है। बस हमें बेस्ट करना, और इस उम्मीद के साथ हम पूरे साल भर लगे रहेंगे, इस उम्मीद के साथ हम काम करते रहेंगे। बस इतना सा है, आप मेहनत करते रहो, आप अपना समर्पण भाव दिखाते रहो, बाकी सारा काम हमारे पे छोड़ो, हम करवाएंगे ना बेटा। और हम वो लोग नहीं है बेटा जी जो हम अब की बार पहली बार ही कर रहे हैं। बेटा जी 10-12 साल से इसी फील्ड के अंदर है और यही काम कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं और जबरदस्त कर रहे हैं। और जब इंस्टीट्यूट का अहमियत और इंस्टीट्यूट की औकात ही है कि 50% के बच्चे को भी 405 नंबर दिला सकता है इंस्टीट्यूट, तो बेटा फिर किस बात का घाटा है, किस बात की कमी यहां पे, है ना? तुम तो बस चलते रहो। ओके, अब मैं आपको मोमेंटेबल पार्टिकल्स के बारे में बताना चाहता हूं। मोमेंटेबल पार्टिकल्स, राइट? जैसे एक छोटी सी बात को तुम समझना। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछूं, क्या हमारी पृथ्वी भी मोमेंटेबल है? क्या हमारी पृथ्वी गति करती है?
बताओ, भागती के पृथ्वी भागती है बेटा, तो फिर तुम्हें लगता क्यों नहीं? सुनना, सूर्य है क्या? ओ बच्चों, सूर्य, इसके चारों तरफ कौन परिक्रमा कर रही है बेटा जी? पृथ्वी। और एकदम बावड़ी है यहां पे, भाग रही है भाई, बोलो भाग रही है क्या? बेटा देखना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, भ्रमण कर रही है, लगातार गति कर रही है, और ये इस तरीके से गति कर रही है। देखना भाई, आज मैं दिन रात भी कर दूंगा भाई, ठीक है ना, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है। जैसे ये सूर्य बहुत चमकदार है, हेवी है ना, और यहां पर वो रिएक्शंस आगे चल के अपन डिस्कस करेंगे बेटा जी, जिनसे बहुत ज्यादा एनर्जी यहां से रिलाइज होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां से निकलती है। अब ये पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो अपने अक्ष पर भी भागती है, यूं यूं यूं, और इसके अक्ष पर भी भागती है, ठीक है ना। ये सूर्य के चारों तरफ बढ़िया चक्कर लगाती है, एक ही नंबर चक्कर, ठीक है। और बेटा जी 1 साल लग जाती है इसको, एक चक्कर लगने में। कितना साल बेटा जी? एक चक्कर लगने में कितना साल लगता है बेटा? और जब ऐसे यूं करके यूं घूमती है तो क्या हो जाता है? दिन और रात। सूर्य के सामने, जैसे ये एंगल सूर्य के सामने आ गया तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है? दिन हो रहा है। और फिर ऐसे थोड़ी सी कैसे इससे उब गई पृथ्वी, तो ऐसे यूं कर ली अपने मुंह को, थोबड़े को, ठीक है ना, तो इतने में क्या हो गया? रात हो गई। बताओ, कभी दिन कभी रात, जीवन में कभी खुशी कभी गम, जीवन का यही तो अंदाज है, जीवन की यही तो अदा है। तो बताओ, पृथ्वी की भी 2 अदाएं हैं, ये भागती है 2 तरीके से भागती है। सूर्य के चारों तरफ यूं भी भागती है, अपने अक्ष पर भी भागती है। और इसी प्रकार से हमारे प्यारे से एटम के अंदर भी ऐसा ही होता है। देखिएगा, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, अबे नाभिक होता है क्या, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मोमेंटेबल है, ये चक्कर लगा रहा है, और ये इसी तरीके से इसी बात को फॉलो करता है। अब परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है बेटा, उसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। बोलो क्या पाया जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। और यहां इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये भाग रहा है, ये गति कर रहा है, ओके। और एक चीज देखना, ये जब भाग रहा है तो परमाणु के अंदर जो मोमेंटेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है, उनमें कौन है? इलेक्ट्रॉन। मतलब कि भागने वाली चीज कौन हो गई? इलेक्ट्रॉन हो गई। और एक चीज देखना बेटा, तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी है, वेग नहीं है ना, और बढ़िया सा पेट्रोल डाला डोलू के, और तुम उसके चौथे गियर के अंदर एक ही नंबर तूफानी करने वाले हो आज। तो बताओ, जो वैसे तुम भागते हो, मोटरसाइकिल से भगाते हो तुम मोटरसाइकिल को, बताओ तो क्या होता है? वेग आता है उसका। मोटरसाइकिल एक मोमेंटेबल एक पार्टिकल हो गया, गति कर रहा है, और गति करते हुए कण का क्या होता है बेटा जी? वेग होता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन जो भागेगा ना, तो इसका क्या आएगा? वेग आएगा भाई। क्या आएगा बेटा बताओ? वेग। तो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसका वेग होता है। और कक्षा, क्या कक्षा? देखो इधर, परमाणु के बीच में क्या है? तो तुमने परमाणु की तस्वीर को ऐसे डिजाइन किया, ऐसे कभी देखा कि तुम लोगों ने? हैं? बताऊं तुम्हारे को? दिख रहा है बेटा तुम्हारे को? जैसे ये देखो, आप समझना बेटा एक बार, बड़ी सिंपल सी बात है ना। जैसे मेरे मां बाप ने तो कभी एटम को नहीं देखा, मेरे खानदान ने भी नहीं देखा, है ना, मैं भी नहीं देख पा रहा हूं मेरी आंखों से, और मेरी औलाद भी नहीं देखेगी। क्या तुम्हारे जन को नहीं देखा कभी एटम को? आपने कभी देखा ऐसे? या तुम ऐसे डोल रहे हो, गुरुजी एटम नजर आ गया मुझे, आओ इधर आओ, ऐसे कोई बात भी कभी नहीं हुई ना।
मेरी बात समझना, एटम वास्तव में बहुत माइनर पार्टिकल है, बहुत माइनर पार्टिकल। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना। और याद रखो मेरे दोस्तों कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जब एक दूसरे से बढ़िया प्यार करते हैं तो पास पास में जाते हैं, और जब पास पास में आते हैं तो बेटा जी वो पदार्थ की अवस्थाएं बनाते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। पार्टिकल जब बहुत ही पास में है ना, प्रेम गहरा है तो बेटा जी ठोस बनेगा, दूर दूर है तो गैस बनेगा, और सॉरी दूर दूर है द्रव्य बनेगा, और दूर दूर है तो बेटा गैस बनेगा। अब एटम एक माइनर पार्टिकल है, और एटम के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जरा देखना भाई, ये जो बीच के अंदर लपड़ा आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये बीच वाला लपड़ा बेटा क्या है बताओ ना, न्यूक्लियस है, नाभिक है इसका। और नाभिक के अंदर आप देखना बेटा जी, जैसे यहां पे दो प्रकार की स्ट्रक्चर है, एक तो कौन है बेटा बताओ, प्लस, और एक जिस पर कुछ नहीं है, जिस पर कुछ ही नहीं है वो न्यूट्रॉन है। जिस पर कुछ भी नहीं है ना वो क्या है भाई, न्यूट्रॉन, क्योंकि उन पे आवेश नहीं होता है। और किस पर आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है। तो प्रोटॉन पड़े ना बीच में, ओके, एक जगह इकट्ठे हैं। अब उसके जस्ट बाहर, जैसे ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटेबल है, चक्कर लगा रहे हैं, और ये चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन ये पहले कोष के अंदर है बेटा। कौन से कोष में बेटा जी, पहले कोष में। अच्छा फिर यहां पर देखो दूसरे कोष के अंदर नहीं आ गए, अबे दूसरे कोष के अंदर नहीं आ गए। तो इस प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन भागते हैं, ये कोषों में भागते हैं, कक्षाओं में भागते हैं, सेल्स में भागते हैं। ठीक है बेटा जी, ओके, समझ आ गई बात। तो जब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो भागती हुई चीज पर क्या होता है बताओ, उसका वेग होता है। तो उस वेग की ही बात अपन यहां पे आज करने वाले हैं। ओके ठीक है बेटा जी। भगा दू इसको मैं, अरे बेटा भगा दू कि उसको मैं, किधर से भगा दू बेटा इसको मैं, कहां से बेटा, अच्छा इधर से भगा दू। ओहो कितने बच्चे टेक्निकल, कितने टेक्निकल बच्चे हैं। ओ नो, मेरे से तो हो रहा ही नहीं है। ये लो बताओ बेटा, देखना बेटा, आजकल बेटा क्या है कि बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे, बच्चों के बाप पैदा हो रहे। क्यों बेटा, सही तो बोल रहा हूं। जैसे बेटा हमारे, जैसे मान लो 100 साल पहले देखो हमारे परदादार दादार ये कोई यदि थे ना, यदि वो आज के जमाने के इन बच्चों को देख लेते हैं तो पैदा होते मर जाते, या फिर हमारी दादियां उनको बिल्लियों को दे देती, मैं ले जाओ खा जाओ इनको, ये दिन देखना नहीं पड़ेंगे हमारे को। बताओ कितना एडवांस फीचर्स आ गए आजकल के बच्चों के। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का पूरा तामझाम जानते हैं। बताओ मैं तो हैरान हूं इन सब चीजों से। अच्छी बात है, साइंस तरक्की कर रहा है, विज्ञान डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलप होते हुए विज्ञान के साथ साथ में बेटा एक बड़ा मुश्किल है, एक बड़ा एक डर है बेटा जी। विचारक कहते हैं कि शायद ऐसा ना हो जाए कि इस विज्ञान की बदलती हुई तस्वीर और इस डेवलप विज्ञान की वजह से ही कि दुनिया कभी खत्म ना हो जाए। क्योंकि आज हर देश के पास में यही है हमारे पास में आजकल, एटम बम, हाइड्रोजन बम। बताओ मतलब एक छोटा सा देश भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को, पूरी पृथ्वी पर जितने भी मुल्क हैं, जितने देश हैं, उनको खत्म करने की आज औकात रखता है। तो मतलब कि विज्ञान तरक्की है ना। बताओ खैर ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हम कहां रहते हैं बताओ, भारत देश के अंदर रहते हैं बेटा। भारत के अंदर आज भी सोशल कंटेंट उपस्थित है ना। आज भी बेटा भारत का मान लो कि बताऊं था ना मैं, या था को ब्याह लोग जरा पंडिता हो और पंडितार बड़ी जो मतलब अर्धांगिनी जी चिंता की बाका हाथ के मान हाथ डलवा एक कसम दिलाओ। बताऊं कहीं इस जन्म में तो साथ रिजो, लेकिन 7 जन्मा तक साथ मना छोड़ जो। अब बताओ आज भी बदलते वक्त के अंदर इतनी सौगन कसमें आज भी दिलाई जाती हैं। मतलब हम सोशल है, हम क्या बेटा बताओ सोशल है। मतलब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक का पूरा लंबा चौड़ा भारत देश देखोगे ना,
इसमें विविधता में एकता आपको मिलेगी। आपको अलग अलग संस्कृतियां मिलेंगी, आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, आपको भाषाएं मिलेंगी। हमारे यहां से, जैसे यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पे जाने से हमारी बोली बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है ना। मतलब भारत एक ऐसा देश है जहां पर रहने में बहुत मजा है, बहुत मजा है बेटा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बोलो भारत माता की। चलो बेटा इधर आओ एक बार। बीच में कौन? नाभिक। बाहर कौन भाग रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब एक छोटा सा हेडिंग लगा दो आप लोग। हेडिंग लगाओ बेटा एक बार। लिखो nवें कोष में, nवें कोष में, nवें कोष में, nवें कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन, nवें कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। nवें कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। तो बेटा जो nवा कोष होता है या कोई भी कोष होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना बेटा, उस भागते हुए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होता है, वेग क्या होता है, उसका अपन खुला खुला डिस्कशन करने वाला। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। Vn बराबर 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू, बेटा जी आपके पास जैसे त्रिज्या का फॉर्मूला था, उस त्रिज्या के फॉर्मूले के अंदर क्या था बेटा बताओ आपके पास में? n था और z था। यहां पर अच्छा z वहां क्या था? नीचे था ना, यहां ऊपर आएगा z बटे n। ठीक है, और ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर इसका वैल्यू है। और ये बेटा क्या हो गया? ये बेटा जी वेग का फॉर्मूला हो गया। आपके पास यदि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है और उसका बेटा जी आप क्या निकालना चाहते हैं, उसका वेलोसिटी आप निकालना चाहते हैं, तो वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब बेटा मैं आपको यह बता देता हूं कि दो चीजें हैं जिनसे वेग प्रभावित होता है, और वो प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। बेटा देखिएगा, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक यहां पे कौन कौन से? एक बार मेरा निवेदन आप सब लोगों से, ठीक है ना, एक बार बेटा इस सूत्र को जी भर के देखो एक बार, इसको बहुत गंदी नजर से देख लो एक बार, और बोल के बता दो मेरे को। बोलो ना। 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू में z बटे n। ओके, और किसमें वैल्यू? मीटर प्रति सेकंड में। अब बेटा देखना, केस फर्स्ट क्या है, एक बार दोबारा देखो इसको। Vn बराबर 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z बटे n, है ना। ओके, अब इसको तुम देख रहे हो बेटा Vn, अच्छा वेग के जस्ट सामने क्या लिखा है? z, तो मतलब V समानुपाती z, और z क्या होता है? प्रभावी नाभिक आवेश। यहां पर z क्या होता है? यहां z प्रभावी नाभिकीय आवेश है। अब यहां आपको रटना नहीं है, चीज को समझना है ना बेटा। देखना, हम ऐसे बोल रहे हैं यदि z बढ़ेगा, ओके, जब z बढ़ेगा तो बेटा बताओ रे v का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। और इस कस्मकस को इस तरीके से समझो, परमाणु के बीच में क्या है बेटा? नाभिक, ठीक है, और नाभिक जो होता है ये धनावेश वाला होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तुमने बचपन के अंदर पढ़ा, 9-10 के अंदर ही पढ़ लिया था सर। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अरे बताओ ना भाई, भागता है क्या? अब देखना बेटा जी, इस पर क्या है? प्लस, इस पर क्या है? माइनस। अच्छा, इसका चार्ज कब बढ़ेगा? जब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब ज्यादा हो जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। और जब इसका पॉजिटिव चार्ज बेटा जी इंक्रीज होगा, इसका पावर बढ़ेगा। और जब इसका पावर बढ़ेगा तो बेटा जी इस इलेक्ट्रॉन को ये दाएं का बाएं कर देगा। बताओ, ज्यादा हेवी तरीके से भागेगा, अफरा तफरी मच जाएगी, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाएगा। बोलो अब ऐसा ही है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता? जैसे मान लो कि तुम घर पे हो, ठीक है,
बाहर घर का मिसमैनेजमेंट कर रखा है, तुम लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हो आज, ठीक है। और ऐसा मान लो कि तुम्हारे बापू, तुम्हारा पापा जो कि बहुत हेवी आदमी है आपके घर के लिए, ठीक है ना, जिसकी उपस्थिति से बेटा पूरा मैनेजमेंट फैल जाता है पूरे घर के अंदर। अब जैसे मान लो कि तुम ऐसा लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, अफरा तफरी, बार घोड़ा सब कुछ चल रहा है, और जैसे आपका पापा की एंट्री हुई, और एंट्री होते ही मम्मी अपने काम में अलग, बच्चा अलग, ठीक है ना, और तुम्हारी सिस्टर अलग, ठीक है, सब अलग अलग, मतलब पूरे एटम की राजधानी क्या है? नाभिक। ओके, और यहां इस नाभिक का ही जब ऐसे हेवी होगा मामला, जब इसके अंदर प्लस चार्ज जब ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा, और इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। इसलिए बच्चों आपको कसम है इस बात की, आपको याद करना है। बताओ भाई, Z का मान बढ़ेगा तो बेटा V का मान हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। ओके, तो केस फर्स्ट, प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ने पर वेलोसिटी हमेशा बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। अब मैं दूसरी बात को डिस्कस करता हूं, केस सेकंड। एक बार पूरा निवेदन आप सब लोगों से कि बेटा उस वेग के फॉर्मूले को दोबारा एक बार नजर डालो, डालो नजर एक बार। अरे दोबारा नजर डालो भाई, अरे बोल दो ना एक बार। 2.188 इंटू 10 की पावर 6। अच्छा, बराबर में इधर क्या फिर आगे गुणा में Z बटे N, N नीचे है क्या? तो बताओ जी, मैं ऐसा लिख दूं, V विथ क्रमानुपाती, एंटी प्रोपोर्शनल N के। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई? अबे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्या? इसका मतलब इसके मान के बढ़ने पर यह मान घटेगा। मैं तुम्हें बता दूं, समानुपाती में तो वो बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, लेकिन विथ क्रमानुपाती में उल्टा होता है, ये बढ़ता है तो ये घटता है। सही है? इसका मतलब n का मान यदि बढ़ेगा तो बेटा बताओ, तो V का मान, बोलो ना क्या होगा? अबे घटेगा क्या? V का मान घटेगा। इसका मान बढ़ने पर इसका मान घटता है। इसका मतलब परमाणु के बीच में क्या है भाई? नाभिक, और नाभिक के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। इधर ये KLMNO एक्सेट्रा है, और परमाणु के नाभिक से दूर आप लोग गए, जैसे आप दूर दूर गए तो दूर जाने पर n का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा भाई? अरे बेटा कोस की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? और जब कोस की संख्या बढ़ी, n का मान बढ़ा, तो बेटा n के मान के बढ़ने पर v का मान कम हो गया है, घट गया है। आप मुझे बताओ कौन से का वेग सबसे ज्यादा है? कौन से का वेग सबसे ज्यादा? बताओ भाई। अरे भाई साहब, पहले का ज्यादा है क्या, और दूसरे का थोड़ा कम है, फिर और कम, फिर और कम। सही है? इसका एक रीजन भी है। जैसे मैं हूं, अब जैसे पहली लाइन है ना, फिर दूसरी लाइन है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, तो बेटा तुम नहीं बताओ कि सबसे ज्यादा मैं पुण्य प्रभावित कर सकूं अन्न, क्योंकि ये मेरे पास में है ना, तो मेरा इफेक्ट इन पर क्या है भाई? ज्यादा। बताओ रे, और सबसे कम इफेक्ट कहां है? पीछे वाले बैक बेंचर्स, जो देश का भविष्य है, जो देश का भविष्य है। किसी ने खूब कहा, कलाम साहब ने कहा कि क्लासरूम के पीछे बैठने वाले बच्चे देश का भविष्य निर्धारक बच्चे होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो बच्चे क्या है? पॉलिटिक्स में जाते हैं, और पॉलिटिक्स में जाकर के बेटा वो नेता बनते हैं, और जो सफेद वर्दी लगा करके जब ये चमचमाती हुई अपनी 50 लाख की कार के अंदर निकलते, दुनिया इनका सलाम ठोकती है। देश नेताओं से चल रहा है। नेता लोग की तो आजकल बताओ, नीट के पेपर का सत्यानाश कर दिया, उधर नहीं किया। देश के अंदर हर कोई पेपर आउट हो रहा है, बड़ी दिक्कत है ना। मतलब ऐसा है, जो गरीब आदमी का जो बच्चा है उसका गला घोटने की तैयारी है। लेकिन बात इतनी सी है, शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है बेटा, जो जितना पिएगा वो उतना ही धाड़ेगा रहे। इसलिए एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। शिक्षा आपके जीवन के अंदर संजीवनी बूटी है। यदि आप जितना एजुकेटिव होगे, आपका रुतबा अलग ही हो जाएगा, आपका रुतबा उतना ही जबरदस्त जानदार हो जाएगा। इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है, इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत है, वरना इनडायरेक्टली आपको कुचलने की तैयारी कोई और कर रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चों, आपके घर मध्यम वर्गीय, आपके घर बहुत गरीब हैं, इसलिए आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, आपका आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ताकि आप सवाल खड़ा कर सको, आप सवाल पूछ सको किसी से। एजुकेटिव आदमी सवाल पूछता है,
और सवाल पूछने वाला जो व्यक्ति होता है वो कुछ लोगों को दिक्कत करता है। देश में ऐसा ही होता है भैया ना, ऐसा ही हो रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, हमें कौन सी राजनीति विज्ञान पढ़नी है, हमें तो हमारी केमिस्ट्री से मतलब। ओके बेटा देखना भाई, मेरा इफेक्ट यहां पर ज्यादा है इसलिए इनका वेग भी ज्यादा है। ओके, और मेरा इफेक्ट वहां उधर कम है इसलिए उनका वेग कम है। बताओ जी, सबसे ज्यादा वेग किसका रहता है? परमाणु के नाभिक के जस्ट पास में जो कोष होता है उसका वेग ज्यादा होता है ना, और जो लास्ट वाले होते हैं उनका वेग कम होता है। तो देखो भाई, परमाणु के बीच में नाभिकों को ना, अब जी हाँ, एक तो मान लो कि ओ इलेक्ट्रॉन में ना, ओ इलेक्ट्रॉन बताओ क्या भाग वो करें, ओ यहां भाग जी, और जो लास्ट को इलेक्ट्रॉन में ना वो ये भाग जी हाँ, रो डाल लो जो तो चल जाऊंगा। ये कौन क्यों थे? मतलब कम भागता है, सुन रहे हो क्या? अब एक कम भागता है, ज्यादा भागता है, मतलब कि वेग ज्यादा किसका होता है रे? परमाणु के नाभिक के पास वाले का वेग एक ही नंबर होता है, ज्यादा होता है। और ये पकड़ो भाई साहब, परमाणु के नाभिक के ऐसे दूर 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 वाला, उसका वेग क्या होता है? सबसे कम होता है। इसका वेग ज्यादा, इसका वेग कम, यही होता है ना। ठीक है भाई, किसकी बात की मैंने? वेग की बात की बेटा। किसकी बात की? वेग की। अब इसको तुम याद रख लेना कि सर ने कहा था क्लास के अंदर जो पहली लाइन है ज्यादा भागती है बालिकाएं, ठीक है ना, और पीछे वाले कम भागते हैं। याद आ जाएगा तुम्हारे को, एन नीचे की तरफ रहेगा यहां पे, है ना। ओके बेटा, चलो तो अब बताओ मैं तुम्हें क्या बोलूंगा। अरे ओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें क्या बोलूंगा? इसको उतार लो, ये बोलूंगा। सर चीजें बड़ी शानदार जानदार हैं, बस आपको पढ़ना है ना। हाँ बेटा जी, सबसे बड़ी बात है बेटा, एग्रीकल्चर फील्ड का बच्चा जो कक्षा 12, 10, 11 ऐसे में होता है ना, छोटी क्लासों के अंदर, एग्रीकल्चर की छोटी क्लास 11वीं क्लास ही होती है ना, जहां से एग्रीकल्चर चालू होता है ना। अब बेटा देखना जी, एग्रीकल्चर का जो बच्चा है उसके कॉम्पिटिशन के अंदर केमिस्ट्री भी आता है, उसके कॉम्पिटिशन के अंदर बेटा जी बायोलॉजी भी आता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का बच्चा जिस बात की डिमांड करता है, वो डिमांड ये होती है कि सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी कम से कम ऐसी हो कि जिसमें समझाने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा कैसे प्यार वाला हो। यही तो है। तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि एक तो केमिस्ट्री को मतलब बुलेट ट्रेन की तरह चलाया जाए और एक केमिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ाया जाए, बस यही बात होती है। मतलब यदि आपको यदि इस क्लास में बिठा करके मैंने इस बात का भरोसा दे दिया ना कि बेटा जी मैं आपसे बढ़िया से बढ़िया करवा दूंगा केमिस्ट्री के अंदर, और ये भरोसा तुम्हें आ गया, तो बस फिर बल्ले बल्ले बेटा जी। आज से आज दिन तक इस इंस्टीट्यूट की दरा पे मैंने केमिस्ट्री को कभी निराश नहीं किया। एग्रीकल्चर के बच्चों के नंबर केमिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर बायोलॉजी से अधिक मिले तो बताओ इससे बड़ी बात तुम मानते हो क्या भाई? मतलब बड़ी बात होती है बेटा। केमिस्ट्री के अंदर बेटा मैंने टॉपर से टॉपर स्टूडेंट्स के मतलब कि नंबर जबरदस्त से जबरदस्त आज से आज दिन तक दिलाए, और ये बात यहां खड़ा होकर के कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा मैंने किया है। और बस बात इतनी सी है, जब जिंदगी में मेहनत होती है तो रिजल्ट उसका आता है बेटा जी। मैं तो इतना बता रहा हूं बेटा कि मेरा विषय जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अंदर बेटा मेरी मेहनत जो है ना बेटा वो इतनी जबरदस्त होने वाली है पूरे साल। आपको बेटा जी जब रिजल्ट देखोगे उसमें मजा आ जाएगा बस। ठीक है, चलो अब देखिएगा बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिखाना चाहता हूं, लिखा दूं? इजाजत है? लिखिए आप इसमें। हाइड्रोजन के प्रथम कोष, हाइड्रोजन के प्रथम कोष में गतिशील, हाइड्रोजन के प्रथम कोष में गतिशील, हाइड्रोजन के प्रथम कोष में गतिशील, हाइड्रोजन के प्रथम कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। ए ऑप्शन है बेटा जी 2.188 इंटू 10 की पावर 25 मीटर प्रति सेकेंड। बी ऑप्शन है 2.188 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 5। बी ऑप्शन है
2.188 सी ऑप्शन है, इंटू में 10⁻⁶ इंटू 1/2, और डी ऑप्शन है बेटा जी 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू में 1। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन के अंदर बेटा अपने को डिस्कस करना है, अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है ना। बताओ बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन ठीक आने वाला है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइड्रोजन के पहले कोष की बात कर रहा हूं, और वेग की बात कर रहा हूं ना मैं भाई, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन के पहले कोष की बात कर रहा हूं। और बेटा हाइड्रोजन का जो पहला कोष है, उस पहले कोष के लिए n का मान कितना हो गया भाई? 1। और जरा बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1 होता है। तो Z का मान भी क्या हो गया? 1। बेटा n का मान भी क्या हो गया? 1। ठीक है, Z बराबर भी 1, n बराबर भी 1। ठीक है, Z बराबर कितना बेटा जी? 1। n बराबर कितना? 1। सही है क्या? अबे सही है क्या? अब बताओ Z को मान भी 1 होगो, n को मान भी 1 होगो, और बेटा जी इस फॉर्मूले के अंदर ये रख दो आप लोग। बताओ 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1/1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चौथा ऑप्शन सही हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? उतारिए बेटा। ओके बेटा जी, इट्स ओके। तो बेटा जी जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप और लिखें, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखे बेटा जी, लिखो क्वेश्चन लिखो बेटा जी। हाइड्रोजन के दूसरे कोष, हाइड्रोजन के दूसरे कोष में, हाइड्रोजन के दूसरे कोष में गतिशील, हाइड्रोजन के दूसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के दूसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग, हाइड्रोजन के दूसरे कोष में गतिशील इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? ठीक है, और 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, तुम्हारे सामने। तो बेटा लिखो एक बार, 4 ऑप्शन लिख डालने आप लोग। जो पीछे वाले क्वेश्चन में ऑप्शन थे ना बेटा, वो के वो ऑप्शन इसके अंदर है। ओके बेटा जी, तो बताओ भाई यहां पर बेटा n का मान कितना ले लिया भाई अपन ने अब की बार? भाई पहले कोर्स की बात तो नहीं कर रहा ना मैं तो दूसरे कोर्स की बात कर रहा हूं ना। तो दूसरे कोर्स के लिए बेटा n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और n का मान बेटा जब मैं 2 रखूंगा ना, तो बताओ 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू में क्या हो जाएगा? 1/2। और ये ऑप्शन कौन से में सही बैठ रहा है? बताओ भाई, तीसरे में सही बैठ रहा है। ठीक है, बड़ी सिंपल बात है भाई। ओके ठीक है, क्वेश्चन अब लिख डालो बेटा, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन लिखो, हाइड्रोजन के प्रथम व द्वितीय कक्षों में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉनों के लिए वेग का क्या अनुपात होगा? क्या अनुपात होगा? ठीक है भाई, प्रथम
और द्वितीय कक्षों में जो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वेलोसिटी है उसका अनुपात क्या होगा, है ना, बराबर। तो इसका ऑप्शन ए 1/4, 1/2, 2/1 और डी ऑप्शन है बेटा जी नन ऑफ दीज। ओके, ये चार ऑप्शन है। अपने को बताना है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भाग दे देना, ठीक है ना बेटा, और भाग ही देना है। पहले का निकालना, दूसरे का निकालना, दोनों का भाग देना, ठीक है ना। तो देखो भाई, इसका सॉल्यूशन मैं खुद ही लिख दूं क्या? अरे सॉल्यूशन मैं ही करा दूं क्या? फिर आप देख लेना। देखो भाई, जैसे VH फर्स्ट हाइड्रोजन के पहले कोष का वेग बताओ, फॉर्मूला बताओ। 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू, अब बताओ पहले कोष की बात हो रही है तो जेड का मान तो एक ही है ना हाइड्रोजन का। अबे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एक होता है क्या? और एन का मान भी क्या है? एक ही है। तो बेटा ऐसे लिख दूं मैं 1/1। अच्छा, फिर ऐसे बताओ VH2 इट मींस दूसरा कोष। तो फिर इसका बताओ भाई 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू बताओ 1/2। सही है क्या? अच्छा, अनुपात ही तो देखा, अनुपात ही बताना। तो बताओ किसी से कुछ कट रहा है क्या? अरे बेटा कट रहा है किसी से कुछ? तो VH फर्स्ट बटे VH सेकेंड इज इक्वल टू 1/1/1/2। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करके ऊपर रख दो, ठीक है, और बीच वाली संख्या को बीच वाली से गुणा करके नीचे रख दो। तो 2 एकम 2, तो 2:1 एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। क्या हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा बताओ? थर्ड ऑप्शन आ गया क्या? दिमाग को जोर में नहीं लाना है, ठीक है। सुनना एक बार, क्वेश्चन को प्यार से समझो एक बार। बेटा क्वेश्चन बोल के बताओ मेरे को एक बार। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के प्रथम व द्वितीय कक्षों में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों के लिए वेग का क्या अनुपात होगा? आपको अनुपात देखना है, आपको भाग देखना है। अच्छा, पहला कोष ये पकड़ो ना, VH फर्स्ट हाइड्रोजन के पहले कोष का वेग। तो वेग का सूत्र होता है, उसमें n का मान रख दिया भाई। कितना n का मान? 1। बेटा z का मान कितना है? 1। तो बताओ 2.188 इंटू 10⁻6 और 1/1 हो गया क्या? बोलो ओ बच्चों, 1/1 हो गया क्या? अच्छा यहां बताओ 2.188 इंटू 10⁻6। अच्छा बेटा 1/2 हो गए। अब अड़ेसु इस यो कटगो पूरो 1/1 आगो, 1/2 आगो, सोल्व कर दिया 2/1 आगो। तो 2:1 क्या है? इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो क्या बेटा? बोलो ना, किसी को दिक्कत है? ओके, अब बेटा जी